सो हेलो एंड वेलकम। ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में जिसके बारे में ज्यादातर अधिकतर लोग बात नहीं करते, वो है तक्षशिला। हमारे सर है जो ऑलरेडी नागवंशी टॉपिक पर हम लोग इन पे डिस्कस कर चुके हैं। सर, अगर मैं बात करूं कौन सी ऐसी विश्वविद्यालय है जो सबसे पुरानी है? वो तक्षशिला है। तक्षशिला है। तो हम लोग जब बात करते हैं तक्षशिला की, तो तक्षशिला बेसिकली कहाँ पर है और ये कितनी पुरानी है? तक्षशिला विद्यालय की स्थापना महाराजा तक्षक ने किया है, नागराजा तक्षक, और उनका पुत्र जन्मेजय, हाँ, उन्होंने तक्षशिला विद्यालय का भवन बनाया। ओके। ये है ईसा पूर्व 1200। ईसा पूर्व 1200। हाँ, ओके। उस समय की जो घटना पोथी पुराणों में दर्ज है कि परीक्षित का युद्ध तक्षक से होता है, 9 जी। बार तक्षक उनको छोड़ देते हैं, जी। फिर 10वीं बार फिर आक्रमण करता है, हाँ, तो उसका वध तक्षक महाराज कर देते कर देते हैं। क्योंकि तक्षक महाराज के पास बहुत बड़ी नाग सेना होती है, भरत सेना बोलते हैं। जी। उनके पिताजी का नाम भरत था, ओके। उनके ही नाम से सेना बनी थी वो। तक्ष के पिता का नाम भरत था। हाँ, ओके। और त्रुस्त समाज के थे ये लोग। त्रुत से ही तक्षक शब्द बना हुआ है। ओके। अपन तक्षक बोलते, लेकिन उस समय पाली प्राकृत में तक्षक बोला जाता था। तक्षक। ओके। हाँ, पाली प्राकृत तो बुद्ध के पहले से ही चल रही थी। प्रचलित जी रही। जी जी। बुद्ध तो 500 साल 600 साल बाद आए। ओके। उस समय धर्म भी कोई ऐसा उनका आविष्कार नहीं था, और पंथ चलते थे। अधिकतर कौन सा धर्म था सर? अगर हम लोग अगर बुद्ध से ये 500 साल पहले आए, ये अभी के धर्म तो थे ही नहीं। हाँ, केवल पंथ थे। ओके। अलग अलग प्रकार के। तो उसमें 2 प्रकार के लोग बटे हुए थे विचारों में। ठीक है। एक तो कर्मकांडी लोग, यज्ञ कर्मकांड, एक वैदिक कह सकते हैं। हाँ, और एक शेंडी रखने वाले, हाँ, बाल रखने जी, वाले, जी। दाढ़ी मच्छल वाले। हाँ, और दूसरे थे समान संस्कृति वाले, शमन संस्कृति। जो सत्य पर और समानता पर विश्वास करते थे, ईर्ष्या नहीं करते थे, परस्पर मैत्री, ओके। भाव और कोऑपरेशन और प्रोग्रेस। ओके ओके। तो ये तक्षशिला बेसिकली कहाँ पर थी सर? बेसिकली लोकेशन अभी फिलहाल में पाकिस्तान में है। ओके। उस समय गांधार बोलते थे उसको। हाँ, गांधार कहते थे। और रावलपिंडी के पास 18 किलोमीटर पर दूरी पर है। अच्छा, ओके। वहाँ जॉन मार्शल जो पुरावेत्ता थे, जी। इन्होंने 1912 से 1916 के बीच उत्खनन किया। ओके। तो उनको वहाँ बहुत बड़ा धम्मराजिक स्तूप मिला जी। और स्तूप के नीचे खुदाई किया तो वहाँ मंजूषा वगैरह मिली। ओके। उस मंजूषा में दंत धातु मिला। ओ, वाओ। तो वो दंत धातु कहाँ रखेंगे उस समय? पाकिस्तान में मुस्लिम लोग का कल्चर था, भारत में हिंदुओं का कल्चर, तो उसकी कीमत तो किसी को नहीं थी। कौन करेगा? हाँ। वो उन्होंने लगा कि ये एक श्रीलंका है जहाँ दंत धातु की पूजा सेवा होती है, वहाँ ऑलरेडी पहले से एक दंत धातु आया हुआ जी जी। तो खूब जोर शोर से तिथियों पर यात्रा वगैरह निकालते हैं और खूब सम्मान है। तो वो तक्षशिला का दंत धातु श्रीलंका में रखा है, कैंडी में। हाँ, वो जॉन मार्शल ले गए थे ओके। हाँ, वहां रखने के लिए। ओके ओके। रिसेंटली मैं श्रीलंका गया था, तब मैंने देखा, तब मुझे देखने का मौका मिला। और वहाँ के जो नील गवा, मालगवा जी, बुद्ध विहार है वहां पे। बराबर बराबर, मालगीवा, करेक्ट। अब वहां सुरक्षित रखने के भाव से हो गए थे। फिर उत्खनन चालू था जी। उत्खनन चालू होने से ये स्तूप के धम्मराजिक स्तूप के आसपास 8-10 किलोमीटर के पास एक मुहारवा, उस जमाने का नाम महारवा कोट। ठीक है। कोट यानी किला, तो या कस्बा, तो उसका उत्खनन किया। वो करीब 10-12 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। बाप रे। ओके। और वहां एक कीमती कीमती धातु मूर्तियां और कीमती कीमती चीजें मिली। ठीक है। तो 2900 बहुमूल्य मूर्तियां ओके। जॉन मार्शल में ब्रिटेन के म्यूजियम में रखवाई। बाप रे। आप कभी ब्रिटेन के म्यूजियम में जाएंगे जी, तो वहां वो आपको दिख जाएगा। ओके। और वहां भी उनको मंजूषा मिली, वहां भी दंत धातु वगैरह मिले। अब इसको कहाँ रखे? जी। कुछ तो उन्होंने बाद में तक्षशिला म्यूजियम बनाया, वहां पे है।
2 दंत धातु, और कलकत्ता के दरबार हॉल में जी। 2020 में एक बहुत बड़ा आयोजन किए और वहां बर्मा के सम्राट को बुलाए थे, ओके। पिशाम को, जी। महाराजा पिशाम को। उनको फिर यहाँ के मार्शल, जॉन मार्शल ने उनको भेंट किया, ओके। तो कुछ बर्मा में भी गया कुछ है। बर्मा में गया हुआ है। तो ऐसा ऐतिहासिक तथ्य उस जगह पर छुपा हुआ है, बराबर। केवल तक्षशिला नाम का तक्षशिला नहीं है जी। बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। तो तक्षशिला की जब मैं बात करता हूँ सर, तो क्या सिलेबस वहां पर पढ़ाया जाता होगा उस समय, जब बुद्ध से उस 500 समय साल की पहले? जो विद्याएं थी, सबसे पहले टॉप में तो राजनीति शास्त्र, ठीक है। धनुर्विद्या, और रियाज, यस। शारीरिक, शारीरिक रियाज करना। हाँ, ओके। रस रसायन, धातु शास्त्र, और भूगोल शास्त्र, बराबर। खगोल शास्त्र, भूमिति शास्त्र, ओके। ऐसे 64 प्रकार के विषय थे। वाओ, अच्छा। जिस विद्यार्थी को, जिस शिष्य को जो जिसमें रुचि है वो विषय उसको दिया जाता था। ठीक है। अब वो तक्षशिला विद्यालय उस जमाने का बाकी के जितने भी राज्य थे सबके लिए मैत्री भाव निर्माण करता था, क्योंकि सब लोग वहां दान देते थे और सब लोग अपने बच्चों को भी पढ़ने वहां भेजते थे। बराबर। वहां पर सर जब पढ़ाई कराते होंगे तो, क्योंकि वहां श्रमण या वैदिक परंपरा से ही पढ़ाया जाता होगा उस दौरान? नहीं, वैदिक वेद तो लिखे ही नहीं गए थे उस हाँ। समय। तो जो इनके जो सब्जेक्टिव वाले ताल पत्रों पे लिखे हुए चीजें थी, परंपरागत मौखिक रूप से भी जो आते थे, कुछ लिखे हुए रहते थे, उसमें वो सारी विधियां है, ओके। उसमें वो पढ़ाते थे। अच्छा। और प्रैक्टिकल ज्यादा होता था, कृषि भी करवाते थे। विद्यालय की अपनी निजी जमीन थी, उस जमीन में उत्पादन होता था, अन्न वगैरह, प्राणी थे, गाय बैल भैंस, उनसे वो दूध घी वगैरह फ्री। अच्छा, बस बच्चों आप को पढ़ाओ। बस एडमिशन होना जरूरी है। हाँ। जो द्वार के पास भवन था, वहाँ एंट्रेंस एग्जाम होते थे। जी। तो एंट्रेंस एग्जाम में जो पास हुआ वो अंदर जाता था। बराबर। फिर वो हो गया उनका, तो वो 7 साल 5 साल के बाद ही बाहर निकलता था। कुछ लोग 5 साल में पूरा करते थे कोर्स, कुछ लोग 7 साल में करते। बराबर। क्या उस समय में भी सर ये इंटरनेशनल व्यापार हुआ करता था वहां से? बिल्कुल, वो रूट पर है। अच्छा। पूरब और पश्चिम के मार्ग पर, जी। जिसको जीटी रोड बोलते हैं अपन, जो महात्मानंद ने एक्सपेंशन किया था उसका, वो उस जमाने से है। ओके। बर्मा से लेके उधर यूनान तक, ग्रीक देश तक वो रूट जाता है। ओके। सिंधु के किनारे किनारे में एक रूट ऐसा जाता है, उत्तर दक्षिण वाला। तो चौराहा जैसे बोलते ना अपन, तो बहुत बड़ा मार्केट था वहां पे। ओके। वहाँ हीरे मोती, खजूर, और ऊंट और रेशम, ऐसे कीमती चीजें वहां पे उनका बहुत बड़ा होलसेल मार्केट था। अच्छा। और उस समय वाहन, ऊंटों पर गाड़ियां चलती थी, हाथियों का ट्रॉलियां, बैलगाड़ी, रथ खींचते थे उस पे वो लोग? हाँ, बस वही साधन था। वो सारे साधन थे। हाँ, ट्रक वगैरह उस जमाने में थे बराबर, नहीं, तो नहीं थे। लेकिन मार्केटिंग वाला सिस्टम था। तो ट्रेडिंग के लिए या बिजनेस के लिए लोग एक रास्ते से दूसरे रास्ते आया जाया करते थे, हाँ, उस रास्तों से। और उसी रास्ते से आक्रमणकारी भी आते थे, लुटेरे लोग भी आते थे। सही बात है। तो उसी मार्ग पे बहुत ज्यादा विहार भी बने, विसावादली के लिए, ओके। रेस्ट के लिए। अच्छा। और बहुत ऐसी मतलब बाधाएं होती थी जी। एकदम, इतना आसान भी नहीं था। तो काफिले में ये लोग चलते थे, कारवा लेके। ओके। ओके, ग्रुप में जाया करते ग्रुप थे। में आना जाना होता था। तो और उस समय की अगर मैं राष्ट्रों की बात करूं सर, तो क्या वो वेल डेवलप थे उस समय के हिसाब से, सक्षम हो गए थे अच्छे तरीके से? उस समय के हिसाब से तो डेवलप थे। हाँ। लेकिन आज के जैसे डामरिंग कोल्डरिंग वगैरह वो सब तो नहीं थे। हाँ। तो केवल ऐसी पगडंडी टाइप की रास्ते होते थे। और यहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पुल वुल भी बना लेते थे। महापद्मानंद के समय, ओके। ईसा पूर्व 300 में, उसको ज्यादा चौड़ीकरण और वृक्ष वगैरह लगाना, पानी की बाहुलिया, पानी की व्यवस्था, ये सारा महापद्मानंद के समय हुआ। अच्छा। महापद्मानंद का साम्राज्य वहां तक फैला था, इधर चंपा तक था, तो उनको भी आने जाने की जरूरत पड़ती थी। जी।
और मगध भी एक बहुत बड़ा, और महापद्मनन के समय काफी वो उस रूट का विकास हुआ। अच्छा। तब तक लोगों का भी विकास हुआ, बराबर। बुद्ध आ गए थे उस समय। हम्म। जब पुक्कुसती जो नरेश थे वहां के जी। बुद्ध के समय, वो बुद्ध को आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन बुद्ध को खबर गई कि कुएं के पास पैसा जाता है, पैसे के पास कुआं नहीं कुआं नहीं जाता। आता। तो उन्होंने अमात्य मंडल भेजा, अमात्य मंडल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया, वो भी वापस नहीं गया। जी। तो फिर उनको लगा कि मैं खुद ही चला जाता हूँ। वैसे भी वृद्धावस्था में आए थे, अपने पुत्र को अपना राजपाट और अधिकार देके वो आए, वो भी भिक्षु वो संघ में बाद में वो शामिल भी हुए। खुद भिक्षु बन गए। हाँ, वो बिंबिसार से मित्रता थी ना। जी। उस समय राजा महाराजाओं के साथ मैत्री रिश्ते भी होते थे। हाँ बराबर है, उस साइड शादियां वो करना, सब समान बाकी सब चीजें भी होती समान संस्कृति के लोग, नागवंशी लोग है ये। अच्छा। उनका कल्चर ही वैसा था। ओके। वो बेवजह किसी से लूटपाट करना जबरदस्ती, उस पे रुचि नहीं होती थी ओके। उनको। सुख शांति से रहना है और मैत्री विस्तार करना है। सर, जब हम तक्षशिला की बात करते हैं तो क्या ऐसा आपको होता दिखता है जिसकी वजह से तक्षशिला इग्नोर हो गई, या फिर वो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से गायब होती चली गई? ऐसा है, कोई एक आध शैतान जन्म लेता है और वो महाशक्ति बन जाता है, ठीक है, तो विनाश होना शुरू हो जाता है। बराबर। तो विनाश, अच्छी बातों का विनाश तो होता ही है, बुरी everything। बातों का नहीं होता। बुरे लोगों को बुरी बातें अच्छी लगती हैं। तो वैसे ही एक शैतान जन्म लिया था, ओके। जिसका नाम है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, सिकंदर। सिकंदर जिसको बोलते हैं। वो विश्व विजेता का सपना लेके इधर बढ़ा, ठीक है। एक बहुत बड़ी खूंखार फौज लेके। जी। जहां भी उसकी फौज गुजरती थी तहस नहस करना, ठीक है। स्त्रियों को उठाना, बच्चों को भाले पे रखना, दहशत फैलाना। लोग छोटे मोटे राजा सरेंडर हो जाते थे, कौन से अपना रक्तपात करें, उससे अच्छा क्या चाहिए तुम लोग। तो ऐसी आंधी ने उनको पनाह दी। आंधी उस समय तक्षशिला का आंबी नरेश, ठीक है। तो अमित कुमार ने उससे दोस्ती कर ली, ठीक है। क्योंकि वो युद्धपात रक्तपात नहीं चाहते थे। अब उनको आगे बढ़ना, सिकंदर को, तो झेलम पार करके पर्वतक राज्य लगता है। बराबर है। पर्वतक, जहाँ का बमनी राजा था। ठीक है। उनके दो पुत्र थे, एक अमर और एक पुरुषोत्तम। ठीक है। पुरुषोत्तम छोटा, वो अनुसुईया का पुत्र, 7.5 फीट हाइट। बाप रे। और पर्वतक राज्य में पूरे नीले फीटे, नीली दीवारें, और उनका गणवेश नीला। पब्लिक आर्मी वाला देश, यानी पूरी पब्लिक, गांव की प्रजा सैनिक का काम करते थे वो। उनका पत्र है, सरेंडर नहीं हुए तो घुसपैठ किए। तो आंभी ने अपना बमनी ने अपने बड़े पुत्र अमर को 40 हाथी देके उनको रोकने के लिए उधर ऊपर भेजा। ऊपर से पार किए थे उन्होंने, एक बेट है, ठीक है, वहां से। तो वहां घमासान युद्ध हुआ, पानी वानी हुआ, तो 40 हाथी ने ही उनको सबक सिखा दिया। ठीक है। अच्छे अच्छे विश्वस्त मारे गए सिकंदर के। सिकंदर का घोड़ा वेलुपिलेस, जो यूनान से, मैसेडोनिया से उसके साथ में था, वो भी हाथी ने कुचल डाला, मारा। और रोता हुआ बैठा था वहां पे। जब ये शव उठाने गए अमर का, अमर भी शहीद हुआ उसमें, ठीक है, आंबी और पुरुषोत्तम। तो देखा सिकंदर ने, उनको लगा ये मामूली कोई यूनानी सैनिक है, घोड़ा मर गया इसलिए रो रहा है। तब उसने देखा 7.5 फुट हाइट का बलवान आदमी, पुष्ट पुरुषोत्तम पुरुष। तो उसी में दहशत में आ गया, और विश्वस्त घोड़ा तो वहीं शहीद हो गया था। फिर उसके जो सैनिक लोग थे, खास खास लोग, वो भी घबरा गए। अरे इनके पास तो अब हाथी की फौज है। हाथी जिन फौज में है, जिनके जो नागवंशी लोग हैं, नाग शब्द हाथी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग सलेंडर नहीं होते, भले ही हार जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन किसी के गुलाम नहीं बनते। स्वाभिमानी लोग थे वो, ठीक है, पर्वतक राज के। तो फिर उन्होंने घेरा, हाथियों की आंख में तीर मारेंगे करेंगे। फिर चारों दरवाजे खुले तो हाथियों ने तबाही मचा दी। फिर भागे वो। उनको लगा कि अब
इधर आगे बढ़ना खतरा है। जी। फिर आगे बढ़ेंगे तो 40,000 की फौज हम्म। धनानंद की यहाँ आ रही थी उनकी मदद के लिए, ठीक है। पुरुषोत्तम पुरस की। ठीक है। तो वो घबरा गए, हम्म। और धनानंद तो बलिष्ठ राजा था, 6,000 हाथी थे उसकी सैनिक में। ओके। तो वो वापस जा रहे, वापस जाते जाते बेबीलोन के पास वो मर गया। हम्म। उसको एक तीर किसी ने मारा था, शूद्र और मल्लक राज्य में विशिला तीर था लग वो। गया और वो मर गया। वो 33 की उम्र में मर गया। ठीक है। शादी भी नहीं हुई थी, हम्म। कहीं एक जगह बैठ के राज्य भी नहीं किया उसने। हम्म। तो काय का महान हो गया। जी। तो अपने इंडिया में मूर्खों की संख्या ज्यादा है। झूठा इतिहास बताओगे तो उनको बड़ा अच्छा इंटरेस्ट और मजा आता है। सच बताओ तो दूर भागते हैं, जी। कान के दरवाजे बंद कर देते हैं। करेक्ट। तो इन लोगों ऐसे ने यूनिवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचाया तक्षशिला। हाँ, उनका डेरा वहीं पे था। ओके। तो वहां के जो प्राध्यापक थे, शिक्षक और स्टूडेंट, वो निकल के मगध आ गए। मगध में उस समय धनानंद का राज्य था। धनानंद के पिताजी महापद्मानंद। तो महापद्मानंद ने नालंदा नगर बसाया था जी। वहां उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नहीं था शुरुआत उस की समय, थी। हाँ। एक विद्यालय की नींव डाली थी। ओके। बिहार में। महापद्मानंद ने। वो धीरे धीरे तक्षशिला जैसा उसका रूप ले लिया। समझ वहीं गया। के लोग इधर आए, वहीं की डायनास्टी, वहीं की प्रशासनिक व्यवस्था, वो सारी की सारी यहाँ पे आई। और इन विद्यालयों पे किसी एक राजा का वर्चस्व नहीं होता था। बराबर है। वहां का कुलपति ही मुख्य हुआ करता था, और ये लोगों के डोनेशन पे चलता था बेसिकली। हाँ, राजाओं के डोनेशन पे। राजाओं के डोनेशन, तो जो कर जो राजा लेते थे उन करों से वो यूनिवर्सिटी को भी चलाया करते हाँ, थे। ओके। वो साफ सुथरे और उन्नत राजा थे ना, ऐसे छोटी दिमाग के राजा नहीं थे वो। बराबर। वास्तव में राजा थे जिनको जी जी जी। अपन कहते हैं, वो नरेश बोलते थे, नरेश अपन राजा बोलते हैं, उस समय नरेश बोला जाता। महाकौशल नरेश, हाँ, मगध नरेश, ये लोग भी पढ़े हैं ना वहाँ पे। प्रसेनजीत खुद पढ़े हैं। ओके। प्रसेनजीत का सहपाठी वो जो मल्ल नरेश था, बंदुल, वो पढ़ा। सब तक्षशिला पढ़े। हाँ, वो उनके अमात्य लोग वो भी तक्षशिला में पढ़े। तो बुद्ध कभी तक्षशिला में नहीं पढ़े, या उनके? नहीं, बुद्ध वहां नहीं। शाक्य क्या कोई पढ़ा नहीं वहां पे? नहीं, शाक्य वहां से जाते थे पढ़ने, लेकिन बुद्ध पलायित होकर इधर आए थे ना। ओके। मगध तरफ आए थे। मगध तरफ आए थे उनके परिवार वाले। यस। वो उनको ऐसी सजा हुई थी हद पार की कि वो हमारा क्षेत्र छोड़ के आप जाएंगे। अच्छा। उधर उनका ही क्षेत्र था ना, हिमालय से लगा हुआ। ओके। तो उधर न जाते हुए वो इधर आए थे, समझ गया, मगध की तरफ। ओके। तो बुद्ध का नहीं जाने का कारण ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पुक्कसती खुद आया। तो पुक्कसती का जो बॉडी गई, डेड बॉडी उनके, जब वो बनते बन के एक्सपायर हुए, हाँ, तो सारे भिक्षु वहां गए फिर। तब उसके बाद में वो सारे भिक्षु तक्षशिला पहुंचे, और फिर उसके बाद में तक्षशिला में शिक्षा अनिवार्य हो गई। शिक्षा अनिवार्य हो गई। वही शिक्षा नालंदा में अनिवार्य थी। नालंदा में बुद्धिज्म की शिक्षा थी। बराबर। सर, जब पहचान खो चुकी इस वास्तुकल भावनाओं को कैसे और कब पहचान मिली, लेकिन वापस से कब ये रीइन्वेंट हुआ? अब ये सिकंदरी सेना, यूनानी सेना के बाद चंद्रगुप्त का राज्य आता है। तो चंद्रगुप्त के अंडर में वो एरिया आता है। चंद्रगुप्त के एरिया में जब आया तो उसका विकास होना आरंभ हो गया। ठीक है। सम्राट अशोक तक उसका विकास हुआ। ईसा पूर्व 187 में बृहद्रथ मौर्य की अंतिम मौर्य सम्राट का साम्राज्य खत्म हुआ। उसके बाद कुछ दिनों तक उथल पुथल का माहौल रहा। अब वो पहचान, उनका संरक्षक कोई बचा नहीं, उनको दान करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। तो वो मतलब धीरे धीरे सर्वाइवल, छिन्न भिन्न होते गए। सर्वाइवल, एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया। कोई एक केंद्रीय शासन या केंद्रीय मजबूत राजा, बराबर, उसके पावर ही नहीं रहा, उनके पास पैसा ही नहीं रहा, हाँ, सपोर्ट ही नहीं रहा। तो फिर वो गुप्त शासन आया ईसा के 300-400 साल बाद। ईसा सन 300-400 के बीच में गुप्त शासन आया जी। तब नालंदा को वैभव प्राप्त हुआ। उन्होंने रिपेयर किया। ओके। विक्रमादित्य द्वितीय। लेकिन उसमें फिर तक्षशिला को रिपेयरिंग नहीं, तक्षशिला उनके अंडर में नहीं था। अच्छा, हाँ। गुप्तों का शासन वहां तक नहीं गया, वो खंडर में बदल गया। अच्छा। उसके बाद नालंदा को लूटने के लिए 11वीं 12वीं शताब्दी में मुगल वगैरह ये सब आए। बराबर है।
तो वो धीरे धीरे, क्योंकि राजा लोगों का पावर सपोर्ट नहीं रहा और राजा खुद ही समाप्त हो चुके थे, हाँ तो इस वजह से तक्षशिला धीरे धीरे करते हुए हाँ, डिग्रेड होता चला। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया वो बोलते तो हैं। हाँ हाँ उस करेक्ट। समय वो लोग तो विद्यालय वगैरह को मान्यता नहीं देते। अब हम लोग जब तक्षशिला को खोदते हैं या उसमें जब उसका एक्सकेवेशन होता है सर, तो क्या बेसिक चीजें देखने को मिलती है वहां पे? जब ब्रिटेन का शासन आया ब्रिटिशों का, हम्म तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पुरातत्व थे हम्म वो खुदाई किए। जी उनका पहला जो था जॉन मार्शल, हम्म उन्होंने 1912 और 1916 के बीच खुदाई किया। ठीक है उस खुदाई में उनको एक भव्य स्तूप मिला वहां पे, ओके और उसका धम्मराजिक स्तूप। उसमें कुछ शिलालेख भी मिले। और ये स्तूप अशोका बिल्डेड था? अशोका बिल्ड ओके अशोका ने बनाया था। हम्म तो उनके नीचे में मंजूषा मिली, मंजूषा में अस्थियां भी थी और दंत धातु भी था। ठीक है, तो उस दंत धातु को सुरक्षित कहाँ रखेंगे, तो उन्होंने जॉन श्रीलंका भेज मार्शल दिया। को स्वयं ले गए ठीक है। श्रीलंका के कैंडी शहर कैंडी शहर के में रख दिया। पास नीलगवा जी तो जी यार जी, देखा आपको दान हुआ। कर दिया। हाँ हाँ फिर उत्खनन चालू ही था। हम्म फिर 1920 से लेके 1929 तक का उत्खनन हुआ। जी उसमें और बहुत कुछ मिला। हम्म तो उसमें तक्षक नाग लिखा हुआ एक शिलपट मिला। ओके। तब पता चला कि ये तक्षशिला तक्षक नाग का बना हुआ है। अधिकतर टाइम सर क्या होता है, कंफ्यूजन लोग क्रिएट करते हैं कि तक्षशिला एक हिंदू यूनिवर्सिटी थी, गुरुकुल था जहां लोग सीखते थे, वैद्य सीखते थे। तो इस पे आपकी क्या राय है? वहां पे जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। हम्म भगवान बुद्ध के समय शल्य चिकित्सक जीवक, हम्म वो शल्य क्रिया में मास्टर थे। जी माइंड को खोलकर एक व्यापारी की अंदर की 2 ट्यूमर हुआ था, वो निकाल दिए थे। इतने पहुंचे हुए थे। ठीक और है। जड़ी बूटी थी उस समय, ये नहीं था। हम्म, ऐसे ऐसे चिकित्सक वहां से निकले हैं। ठीक है। तो वो क्या, वो वैदिक शिक्षा लेकर निकले थे। हम्म उसके बाद बंधुन, हम्म प्रसेंजित, हम्म वर्धन हम्म और बहुत सारे नाम है। अंगुलीमाल, जी वो भी वहां पे पढ़ा है। ओके। तो ये लोग क्या वैदिक शिक्षा लिए थे। प्रसेंजित के समय उनके जो अमात्य वगैरह थे, बिंबिसार के समय, और ये जीवक जो डॉक्टर था, इसने भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ की भी सेवा की है। जी बिंबिसार के मित्र थे उज्जैनी नरेश। जी उस समय उसको क्या बोलते थे, उज्जैन को अवंती, हम्म और चंद्रपद्योत, जी उनका काड़वीट रोग है, अतड़ियों का जो होता है ना, जॉइंटिस्ट रोग, वहां से ट्यूमर निकाला था उसने। ओके। तो ये क्या वैदिक शिक्षा है क्या? तो वेद बेसिकली उस टाइम तक नहीं थे, वेद तो बाद में लिखे गए। वो तो मुगल काल में लिखे गए सब। वहां की हिस्ट्री और वहां के नाम इन्होंने पिकअप किए ओके। और लिख दिए कुछ भी। उसमें कोई सच्चाई अगर होती तो आज के विद्यालय में नहीं पढ़ाए जाते क्या? जी जी, क्योंकि तक्षशिला की जब हम बात करते तो अधिकतर टाइम कहते हैं कि अरे ये तो गुरुकुल था और यहाँ हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार होता था। सनातन धर्म तो नाम जो सनातन शब्द आया है ये बुद्ध के बाद आया। बुद्ध ने ही बोला ना जी, एसो धम्मो सनातन। हाँ। वही सनातन बोलते हैं। वो तो मैत्री भाव है ना। करेक्ट है। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, निर्वैर से वैर समाप्त होता है। ये सनातन धर्म है। करेक्ट है। ये फैक्ट है। किसी को कहने की और किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसका कोई डायरेक्टर नहीं है, इसका कोई फार्म, ये अपना प्रैक्टिकल चीज है। बराबर। मैं मैत्री करूंगा तो मैत्री बढ़ेगी, मैं किसी से ईर्ष्या करूंगा तो मेरे में भी ईर्ष्या होगी। तो ये ऐसी बातें धम्मपद में लिखी हुई है। ओके। तो ये सनातन शब्द अपने बुराई को छुपाने के लिए यूज करते हैं। हाँ। क्योंकि हिंदू शब्द बदनाम हो गया है जी। हिंदू का अर्थ सबको पता चल गया हिंदू यानी होता क्या है। हाँ। और बेसिकली इनके जो वेद पुराण ग्रंथ वगैरह जितने, वहां कहीं हिंदू शब्द नाम नहीं है जी। वो तो सही बात, कहीं भी नहीं है। नहीं है। मैं पिछले इसमें बताया था जी। इसलिए वो हिंदू शब्द पर अब उनका विश्वास उड़ जा रहा है। अब वो सनातन बोलना चाहते। बराबर। तो मैत्री भाव लाओ ना। क्यों किसी के साथ में प्री प्लान करके
षड्यंत्र कर रहे हैं। करके सांप्रदायिक दंगे फैलाते जी रहते जी हो। जी। तक्षशिला के बारे में सर अगर किसी को और अधिक जानकारी लेनी हो, पढ़ना हो, तो आपकी कोई ऐसी बुक है जिस, या आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ पीडीएफ है जो लोगों तक पहुंचा सके आप? तक्षशिला की एक किताब मेरे पास में लाया था, ये नालंदा का चित्र है, हम्म और इसमें जो स्तूप मिला है हम्म। ये ये है धम्मराजिक स्तूप, ठीक है। रावलपिंडी के पास, जिसकी अपन आज चर्चा कर रहे हैं। हम्म। तो जब स्तूप है यहाँ पे, तो ये क्या वैदिक लोगों का स्तूप होता है? नहीं, वहाँ की शिक्षा अगर वैदिकवादी होती हम्म। तो वहाँ ये स्तूप क्यों बनाते हैं? वहाँ मंदिर या कुछ और मिला होता। हाँ, हम्म। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वहाँ बुद्धिज्म की पढ़ाई बुद्ध के बाद से शुरू हुई। अच्छा। हिंदुज्म तो बाद में आया ना, जी। मुगल आए तो हिंदुज्म आया। करेक्ट है। ये कल्चर था इनका, विषमतावादी बोलो, वर्णवादी व्यवस्था बोलो, या कर्मकांडी व्यवस्था, यज्ञिक कर्मकांड, समाज कंटक परंपरा, ये सारी चीजें, महिलाओं को तिरस्कार करना, छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करना, ये सब कल्चर है। ये बराबर। इस कल्चर का कोई टाइटल नहीं था, मुगलों ने इसका टाइटल हिंदू कर दिया। तो ये सब मानने लगे हम हिंदू है, हिंदू है। बराबर। तो ये कोई ऑथेंटिक जानकारी, अब ये कहेंगे कि हमारे 16 शास्त्र थे, 18 पुराण थे, ये थे वो थे, तो हिंदू शब्द दिखाओ ना वहां पे। वो भी सही वो है। कहानियों का संग्रह है, जी। कहानियां है, काल्पनिक कहानियां है। जी। जैसा कुछ भी उटपटांग टाइप को, कोई सूरज को निकल जाता है, कोई एक हाथ से पहाड़ को उठा लेता है, कोई कुछ इस टाइप की काल्पनिक कहानी, सपने जैसी। सही बात है। इसमें ऑथेंटिक प्रूफ इसमें करते हैं जो पुरातत्व के उत्खनन में अपने को मिलता है। जी सर। इसमें सर अभी, क्योंकि आपने बताया कि तक्षशिला रावलपिंडी में है और रावलपिंडी अब पाकिस्तान में है, तो आपको कहीं ऐसा दिखता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इसका संरक्षण हो रहा है, या इसके ऊपर कुछ काम होते दिखता है? पाकिस्तान की ओर से नहीं, अभी तो ये वर्ल्ड प्रॉपर्टी बनी है। ठीक है, विश्व यूनेस्को में धरोहर। आता है। हाँ, यूनेस्को ने 1980 से उसको फंड देना शुरू किया है। ठीक है। 1980 से इसको फंड मिलता है मेंटेनेंस का। इनका म्यूजियम भी है। अब वो विश्व धरोहर कहलाती है, क्योंकि विश्व को मालूम है कि ये बहुत अनमोल चीज है। हाँ। वहाँ दो दंत धातु रखे हैं वहाँ म्यूजियम में। वो दंत धातु की कीमत आज की डेट में इतनी है कि पाकिस्तान के ऊपर जितना विदेशी कर्ज होगा वो पूरा का पूरा खत्म हो सकता मात्र 2 दांत में। इतना पैसा देगी बुद्धिस्ट कंट्रीज, उनको खरीदने को तैयार बैठी है। सही बात है। आप चाइना चले जाओ, बर्मा चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, जापान चले जाओ, कोरिया चले जाओ, और मलेशिया चले जाओ, बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट राष्ट्र है वो दंत धातु खरीदने के लिए। पाकिस्तान की गरीबी दूर हो जाएगी, इतनी प्रॉपर्टी है बोलते, वैल्यूएशन करने वाले बताते हैं। तो वो विश्व धरोहर है ना जी, विश्व के अंडर में कोई भी, हमारे यहाँ का भी जितना पुरातत्व उत्खनन में मिलता है सब विश्व के सारे करेक्ट है, यूनेस्को के अंतर्गत। नियम कानून जनरल कनिंघम बना के गए ना। हम सोचते हैं कि कब हमें इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे हो कि हम एक बार तक्षशिला देख पाए, जिस तरीके से हम नालंदा देख पाते हैं। अभी भी देख सकते हैं। ओके, जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, आपको वीसा वगैरह जो भी लगता है पाकिस्तान जाने के लिए कोई वो नहीं, वहां जाकर देख सकते हैं। लोग जाते हैं, देख के आते हैं जी, और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है बराबर पाकिस्तान गवर्नमेंट का। अच्छा, तो टूरिज्म एक सोर्स ऑफ इनकम, टूरिज्म है प्लस भी। तो जाते जाते सर कोई आपका मैसेज रहेगा जो तक्षशिला से संबंधित हो हमारे दर्शकों के लिए, तो प्लीज। मेरा मैसेज तो यही है कि ज्ञानवर्धक चीजें आम पब्लिक को मालूम होनी चाहिए जी। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि जो तक्षशिला जैसा बुद्ध के पहले का वो पत्थर गवाही देते हैं जी, उत्खनन गवाही देते हैं। उसके बाजू में मारवा प्लेस है, वहां पे 2900 कॉस्टली धातु मूर्तियां मिली, ब्रिटेन की ब्रिटेन में रखी हुई है कि नहीं। और वहां एक शिलालेख भी मिला है सम्राट अशोक का जी, आम देवान पीय साकिया करेक्ट बौद्ध बराबर, है ना। सम्राट अशोक ने डिक्लेयर किया है कि हम मौर्य वंशी शाक्य है, हम लोग जबरदस्ती राजपूत है, क्षत्रिय है, कुछ भी उसके पीछे टाइटल लगाते हैं, जबकि उसको शिलालेख में सम्राट तक नहीं लिखा उस व्यक्ति ने, केवल देवानाम पीय लिखा, देवानोपिस। लेकिन वहां एक ऐसा शिलालेख मिला है, वो अभी भी मौजूद है। तो इस तरीके की अनमोल चीजें है वहां पर जी, सारे प्रश्नों का जवाब वहां छुपा हुआ है।
वैसे ही नालंदा में है। नालंदा की अलग हिस्ट्री है, इससे भी ज्यादा रोमांटिक है, बराबर है। क्योंकि नालंदा बाद में बना है, बराबर। बुद्ध के बाद में बना है। तो इसकी हिस्ट्री तो है, लेकिन तक्षशिला की हिस्ट्री बहुत कम है, तो कोई कुछ भी लगा देता है। बराबर है सर, करेक्ट है। तो दोस्तों, जो किसी को भी तक्षशिला के बारे में अधिक जानकारी चाहिए वो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सर ने तक्षशिला के बारे में जानकारी दी है। एंड आगे अगर आपको पढ़ना है तो बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है, तो प्लीज गो एंड रीड। एंड ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, देखते रहे, एंड मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ।